नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। देखिए, लकीर अगर खुद खींचो तो समझ आता है, लकीर अगर कोई और खींच के चला जाए तो क्या कहोगे, क्योंकि हर कोई लकीर का फकीर नहीं होता। और आज बात ऐसी ही एक लकीर की है और उसके चलते हो रहे खूनी खेल की है। ड्यूरेंट लाइन, वो लकीर, वो सीमा विवाद जिस पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में हुई 9 घंटे लंबी मीटिंग। 9 घंटे लंबी मीटिंग बेनतीजा साबित हुई। उसके बाद 6 घंटे फिर हुई, हमारे संवाददाता ने बताई, वो भी बेनतीजा निकली। लगभग 6 दशक से चला आ रहा सीमा विवाद तुर्की से सुलझा पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद समझौते के लिए तुर्की में लंबी मीटिंग हुई। पाकिस्तान के अड़ियल रवैये और धमकाने वाले लहजे से तालिबान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मांग की कि सीमा पार होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक वेरिफिकेशन तंत्र बनाया जाए, लेकिन इस पर काबुल ने सख्त रुख अपनाते हुए जॉइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग से इनकार कर दिया। यह भी एक मांग थी कि भाई मिलके बॉर्डर पेट्रोलिंग करेंगे, पहले मारेंगे फिर बॉर्डर पेट्रोलिंग करेंगे। यह कौन सी जॉइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग की टेक्निक है? अब इस बातचीत में अफगान शरणार्थियों की वापसी और सीमा पर फंसे ट्रकों का मुद्दा भी अहम रहा। लेकिन अफगानिस्तान ने चेतावनी दी है कि यदि जबरन वापसी की गई तो मानवीय संकट गहराएगा और अफगान अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगेगा। वहीं इस मीटिंग में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि अफगानिस्तान में किसी पाकिस्तानी आतंकी को आधिकारिक शरण नहीं मिली। साथ ही चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की सीमा पार कार्रवाई की तो उसे इस्लामी अमीरात पर हमले के रूप में देखा जाएगा। अभी विवाद देखिए कितना आगे बढ़ चुका है, हल निकल नहीं रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान पानी रोकने तक को तैयार हो गया है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से थोड़ी जानकारी और देते हैं। अब इस्तांबुल मीटिंग में ड्यूरेंट लाइन पर तकरार क्या हुई वो भी आपको समझाते हैं। अब देखिए, ड्यूरेंट लाइन पर पाक अफगान मीटिंग बेनतीजा साबित हुई है। कैसे? तुर्की में 9 घंटे चली पाक अफगान बैठक और पाक की धमकी के बावजूद तालिबान नहीं झुका है। 9 घंटे चली, उसके बाद भी 6 घंटे और हुई। काबुल ने जॉइंट बॉर्डर पेट्रोल से इनकार किया है कि हम नहीं करेंगे जॉइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग, गश्त नहीं लगाएंगे साथ में। शरणार्थियों की वापसी पर अफगान ने चेताया, आतंक को पनाह इस्लामिक अमीरात पर हमला माना जाएगा। यानी कि अगर आप हम पर हमला करते हैं, सीमा पार से कोई प्रयास करते हैं, तो वो आप हम पर जरा भी प्रयास करेंगे तो हमारी पूरी अमीरात पर हमला माना जाएगा। इस तरीके से यहां पर संदेश यहां पर जो है वो बिल्कुल साफ दिया गया। चलिए अब चलते हैं, मुद्दा मैंने आपको समझा दिया। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जो है वो जुड़ा है। ओपी तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए। संजीव श्रीवास्तव जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार हैं और पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए मशहूर पत्रकार हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ हैं। हुसैन जी, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। चलिए शुरुआत आपसे ही करते हैं। हुसैन साहब, आप बताइए, ये बेनतीजा फिर निकली है, कोशिशें पहले भी बदस्तूर जारी रही, लेकिन हल क्यों नहीं निकाल पा रहा है? क्या दिक्कत है? कहां पर पेंच अटका है, कहां पर पेंच फंसा है? और आगे नहीं निकलेगा तो फिर एक लंबी बॉर्डर टेंशन आपके लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए। जी शिवम, सबसे पहले आपका शुक्रिया और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये बात आपकी सही है कि टॉक्स हो रही है और इससे पहले हमने 19 अक्टूबर को एक राउंड देखा दोहा में, उसी की एक्सटेंशन 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में आपके सामने है। ये कहना आई थिंक अभी प्री मैच्योर होगा कि ये टॉक्स जो हैं ये नाकाम हो गई, क्योंकि अभी एक राउंड और है, इनके दरमियान टॉक्स अभी भी चल रही हैं। हाँ, इसके बाद शायद मजीद एक राउंड और ना हो, ये अभी देखना होगा। लेकिन मेन बात ये है कि अब तक जो हमारी इत्तला है, जो कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना काबुल की तरफ से ना हमारी तरफ से, बिकॉज अमल चल रहा है अभी। तो सोर्सेज के हवाले से जो न्यूज हमारे पास आ रही है, जानकारी जो मिल रही है, वो यही है कि अफगानिस्तान ने एक चीज हमें ऑफर की कि टीटीपी से आपको मसला है, इनको अफगानिस्तान के अंदर ही कहीं हम रीलोकेट कर देते हैं। हमने इसको मुकम्मल तौर पे इसको रद्द कर दिया है कि उनको रीलोकेट करने का मसला नहीं है। मसला है कि वो क्यों हमारे यहाँ आके आतंकवाद को सेक दे रहे हैं। असल मसला ये है, और ये मसला आज से नहीं है, ये मसला पिछले 3-4 साल से है।
तो रीलोकेशन का तो कुछ इसमें मतलब निकलने नहीं वाला है। दूसरी बात है कि हमने उनको यही कहा कि आप टीटीपी को लगाम दें, आप इनकी जिम्मेदारी लें, क्योंकि हम तो उनसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। टीटीपी कौन है? एक दहशतगर्द जो है वो एक संगठन है, कोई मुल्क नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, किसी इलाके पे उनकी अमलदारी नहीं है। कम से कम अगर आप टीटीए की बात करें, वो काबुल हुकूमत है, वो एक स्टेट है, हम उससे बात कर रहे हैं और उन्हीं से बात करेंगे। तो ये अब तक की सूरत हाल है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि शायद मीटिंग तो कामयाब हो जाए, लेकिन इसके असरात आने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि मुश्किल टाइम चल रहा है अभी तक। ठीक है, इसका कोई हल निकल सकता है या नहीं, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं सभी का पक्ष ले लेता हूं, फिर अपनी बात को रखूंगा। एयर वाइस मार्शल हमारे साथ ओपी तिवारी साहब भी हैं। संजीव श्रीवास्तव, आपका भी स्वागत है, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहां पर आए। तिवारी साहब, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज है अगर अफगानिस्तान के दृष्टिकोण से देखा जाए, नजरिए से देखा जाए, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनके पास भी हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी ऐसी सीमा है जिसको काफी लंबे समय तक उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अब क्या पाकिस्तान की तरफ से ये प्रयास ज्यादा हुए, या अफगानिस्तान की उत्सुकता ज्यादा बढ़ गई, या फिर मेजर इशू जो है वो अफगान शरणार्थियों को इधर से उधर भेजने का है? देखिए, मैं हुसैन जी के बात से सहमत हूँ कि ये वार्ता चल रही है और मुझे भी पूरी उम्मीद है और चाहता भी हूँ कि भाई सफल हो और अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन देखिए, इसमें जो हिस्टोरिकल बेसिस है, अफगानिस्तान वाले इसे नहीं मानते कि बिकॉज ऑफ दिस लाइन इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। अब अफगानिस्तान वाले ये भी कहते हैं कि ये तो भाई हमारे किंग ने और मिस्टर डूरन जो अफगानिस्तान जो ब्रिटिश के वो थे, वो दबाव में इनसे लाइन ड्रॉ की गई थी और बनाया गया था और विवश होकर उनको मानना पड़ा था। लेकिन जब अफगानिस्तान यही कहता है कि 1947 के बाद जब ब्रिटिश चली गई तो इस लाइन का लीगल जो एस्पेक्ट था वो खत्म हो गया है। अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। तो अफगानिस्तान अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा, पाकिस्तान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा। अब जो ऐसी एक बात है कि भाई ये दबाव से कोई कुछ काम नहीं कर सकता, बिकॉज अभी जो तालिबान सरकार जो अफगानिस्तान को रूल कर रही है, जिस तरीके से बॉर्डर पे जितने भी बॉर्डर पे इनकी टक्कर हुई है, जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है, इससे लगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बराबर है। ये लड़ाई जो होगी और जब बातचीत होगी बराबरी पर होगी, ये एक वन डाउन वन ऊपर करके नहीं हो सकती। ये समझौता अगर कोशिश करेगी पाकिस्तान तो हो जाना चाहिए, लेकिन देखिए कब तक होता है। लेकिन दबाव में अफगानिस्तान किसी तरीके से नहीं आएगा। पाकिस्तान के पास एक मेन रीजन यही है कि जिनके जो पश्तून से जो मेजर पॉपुलेशन है, उनकी फैमिली पूरी बढ़ चुकी है इधर उधर, इसलिए एक और परेशानी है। तो दूसरी बात, और पाकिस्तान चाहता है कि हम जितने इनके रिफ्यूजीज हैं उनको वापस करें और उनकी कंडीशन पर हो, ये कभी मान्य नहीं होगा। ये सब कुछ आगे तभी बढ़ सकता है जब पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान की भी बात मानेगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात मानेगा। ये एक बड़े ब्रदर और छोटे भाई के बीच समझौता नहीं है, ये दोनों के बराबरी का समझौता है। लेकिन अगर 18 डूरन लाइन की अगर बात करें, जो बहुत पहले वो लाइन जो खींची गई थी, वो तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी ना, यानी उस ब्रिटिश ये तो भी कहते हैं कि एक बार ब्रिटिशर चले गए तो मैं कह रहा हूं इसमें तो दो तर्क हैं। फिर तो ब्रिटिशर्स के द्वारा खींची गई किसी भी लाइन के बारे में क्यों माना जाए? हाँ नहीं, उनको ना माना था कि भाई अफगानिस्तान के जो खान मिस्टर आजाद थे उसमें जो उनके सुल्तान थे, वो विवश होकर डरा के उनको बनाया गया, क्योंकि वो भी ऐसे नहीं मानते। बिकॉज इनकी जो पश्तून जो पूरी उनकी आवाम है, उनको बांट दिया गया, घर बट गए, परिवार बट गए। ये सबसे बड़ी दुखी से बहुत दिनों से ये जेल रहे थे ये लोग, इसलिए अफगानिस्तान इस बात की नहीं मानता और उसकी लीगलिटी उसकी खत्म हो जाती जब ब्रिटिशर्स चले गए। जैसे ब्रिटिशर्स गए, इनकी लीगलिटी अफगानिस्तान के खत्म हो गया, तो हमें दोबारा कहेंगे कि हम एक साथ टेबल पे बैठ के फिर से बॉर्डर का समझौता शामिल करना पड़ेगा। उसी कंडीशन पर मेरे ख्याल से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सहमत मिल सकती है और ये आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज उनके बॉर्डर पर भी शांति बहुत आवश्यक है, जैसा हुसैन साहब बता रहे थे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बॉर्डर की शांति बहुत आवश्यक है। अगर पाकिस्तान को बच के रहना है, पाकिस्तान को अपने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की परेशानियां कम करनी है, तो ये चाहे कि हम अमेरिका के दबाव में आके, एक पार्ट और है, हुसैन साहब माने या ना माने, हो सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने कहा था कि हमें अफगानिस्तान का एयरपोर्ट दे दो, ये भी हो सकता है कि ये जो दबाव जा रहा पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर, ये अमेरिका के कहने पर करा। अगर ये बात होगी, ये बात अगर सामने नहीं होती, ये समझौता जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि इंटेंशन क्या वापस अमेरिका के इशारे पर तो नहीं है, और पाकिस्तान अमेरिका सांठगांठ करता भी, ये सब जानते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, फिर से शांति वार्ता जो है वो बेकार चली गई।
वो क्या हुसैन जी कह रहे हैं कि नहीं चलो अब आगे फिर हो जाएगा, अभी इसको पूरा फेलियर नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन कोई हमें तो यहाँ पर पीस नजर नहीं आ रहा है और कुछ धमकियां भी दी जाती हैं वॉर की पाकिस्तान के मंत्रियों के द्वारा। तो इसको किस किस नजरिए से देखा जाए? शांति वाकई उनकी चाहत है शांति की या फिर ये दिखावा है? देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान को यदि अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना है तो सबसे पहले उन्हें जो पश्तून आबादी है उसका विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए। पश्तून आबादी के अंदर इस बात की लगातार आशंका रहती है कि ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तूनों को डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइड करके रखना चाहते हैं। और ये जो डिवीजन है उन्होंने सीमा पर बाड़ लगा करके करने का भी काम किया। 2600 किलोमीटर तक की ये लंबी सीमा है और जिस पर कि लगातार जो है तालिबान के सत्ता में आने से पहले ही लगभग बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया था। एक तरफ पाकिस्तान जो है तालिबान को सत्ता पर बिठाने के लिए अपनी पूरी ताकत भी झोंक रहा था। DGISI बैठ करके काबुल में पंजशीर का ऑपरेशन सुपरवाइज कर रहे थे और पाकिस्तान अपने ड्रोन्स के माध्यम से वहां पर ऑपरेशंस कर रहा था और वहीं पर आप सीमा पर बाड़ भी लगा रहे थे कि तालिबान जब आ जाएगा और जब TTP के आतंकी आजाद हो जाएंगे तब उनसे हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो ये जो दोहरी जो नीतियां रही हैं पाकिस्तान की और ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े किए हैं वो जाहिर है कि उन्हें अब जला रहे हैं। और मैं स्पष्ट रूप से ये देख रहा हूं कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो खतरा है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इस पर कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और ये जो खतरा है ये पाकिस्तान के आम लोगों को के ऊपर ज्यादा ये जाति नहीं करने जा रहे। आम लोगों के साथ तो वो अपने मेल मिलाप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी कट्टरपंथी हैं, चाहे तहरीके लब्बैक हो, चाहे वो जितने भी लश्कर जंगवी हो, जितने भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि हैं, सभी के साथ वो अपने पैठ को बढ़ाने की, नेगोशिएशंस करने की, साठगांठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का लक्ष्य मैं स्पष्ट रूप से, जावेद साहब यहाँ बैठे हुए हैं और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ, जानते हैं स्वयं में, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना तहरीके तालिबान पाकिस्तान का अल्टीमेट गोल है। ठीक है, वो पाकिस्तान एक बात संजीव जी, आपकी जो बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर जो विवाद है वो एक ट्रिगर पॉइंट है। वो ट्रिगर पॉइंट निसंदेह है और डूरंड लाइन को वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी नहीं मानती है। किसी भी अफगानिस्तान की सरकार ने डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी क्योंकि जो अफगानिस्तान के लोग इस बात को मानते हैं कि डूरंड लाइन एक साजिश के तहत पश्तूनों को डिवाइड करने के लिए खींची गई थी और इसका जो लक्ष्य है वो पश्तून आबादी को डिवाइड करना, उन्हें अलग अलग करके रखना है। और ये जो बाड़ लगाने का आपने काम शुरू किया, पाकिस्तान ने शुरू किया, उसको तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और लगातार तालिबान की सरकार और अफगानिस्तान की जो के सैनिक हैं उनकी पाकिस्तान की सेना के साथ बाढ़ लगाने को लेकर के झड़पें हुई हैं। ये बाढ़ जो आप दिखा रहे हैं, लगातार बाढ़ उखाड़ करके उन्होंने फेंक दिया है अनेकों जगहों पर और अनेक तालिबानी सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक उसको लेकर के मारे गए हैं। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो इस तरीके का चैलेंज है शिवम जी कि वो पाकिस्तान की सेना को सीधा सीधा हिट करते हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना के काफिलों पर हमले करते हैं, पोस्ट पर हमले करते हैं, पुलिस के काफिलों पर हमले करते हैं, उनके परिवारजनों पे हमले करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य पूरे पाकिस्तान पर शासन करने का है। और इस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो खतरा है वो पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अस्तित्व का संकट है और उसको पाकिस्तान को डील करना पड़ेगा। और जाहिर है कि यदि उसको डील करना है तो मैं फिर से कहूंगा, मैं पहले भी आपके एक सोच में कहा था, जावेद साहब वहां मौजूद थे, कि आपको पश्तूनों को सम्मान देना होगा। अफगानिस्तान के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना, अफगानिस्तान को यह मानना कि हमारा स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है, हम जब चाहेंगे उसको डील कर लेंगे, जब चाहेंगे जैसे उसको मैनिपुलेट कर लेंगे। अफगानिस्तान के जो शासक हैं, जो वर्तमान में तालिबान के शासक हैं, या कभी भी इसका एक जवाब ले लेते हैं हुसैन जी से। हुसैन साहब, एक बात बताइए, एक तो फेंसिंग को लेकर जो अगर वहां से दूसरी तरफ से आपत्ति है उसका कारण क्लियर है कि अभी बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ और उसी दौरान आप फेंसिंग कर रहे हैं। ये तो इस तरीके से दिखाता है कि आप अपनी डोमिनेंस को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये हमने तय कर लिया, यही रेखा है, यही आपकी बॉर्डर है, ये आपको मानना पड़ेगा। एक विवाद ये। दूसरा जो वो कह रहे हैं कि भाई पश्तूनों को इधर से उधर आपने बांट दिया, ये आपने नहीं, चलो अंग्रेजों ने बांटा, अब अंग्रेजों ने गलती करी, अंग्रेजों ने तो भारत को भी अलग कर दिया, वो भी गलत करके वो चले गए,
लेकिन अगर वो गलती जो अंग्रेजों ने करी, आपको पता है पश्तून दोनों तरफ रहते हैं, तो फिर इसको किसी और तरीके से हल किया जाना चाहिए कि नहीं, सॉल्व किया जाना चाहिए कि नहीं हुसैन साहब? जी शिवम, बिल्कुल मैंने आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सुना और आपके सवाल भी बिल्कुल सर आंखों पे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि देहरादून लैंड की बात हो रही है। मैं कई दफा आपके शोज में, आपके चैनल पे कह चुका हूं कि अगर आप फैक्ट्स देखें, पूरी हिस्ट्री देखें पाक अफगान की, तो 1979 के सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद जब अफगानिस्तान पे हुआ था, उसके बाद जितनी भी काबुल के अंदर हुकूमतें आई हैं, चाहे आप उसमें मुल्ला उमर के तालिबान की बात कर लें, करजई की बात कर लें, अशरफ गनी की बात कर लें, अभी भी जो ये मुल्ला अखवद की हुकूमत है इसकी बात कर लें, किसी ने भी हमारे साथ टॉक्स के अंदर ये देहरादून लैंड का मुद्दा उठाया ही नहीं है। ये मैं आपको आखिरी 45 साल की बात बता रहा हूं। उससे पहले मैं इस बात को मानता हूं, जाहिर शाह का दौर था, सरदार दाऊद का दौर था, उसमें ये मुद्दे उठते थे, लेकिन वो 45 साल पहले की बातें हैं। उसके बाद जितनी भी काबुल में हुकूमतें, किसी ने इसको टेकअप ही नहीं किया है, और इसलिए हमारे एजेंडे पे कभी ये है ही नहीं, और हम इसको बिल्कुल नॉन सीरियस समझते हैं। लेकिन तालिबान का तो मुद्दा शुरुआत से था। अगर आप तालिबान पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका तो शुरुआत से मुद्दा था। नहीं, मैं तो आपको दावत दे रहा हूं कि आप इसमें रिसर्च करें। आपको पता होगा कि चाहे वो मुल्ला उमर के हों या अभी के हों, देहरादून लैंड का मुद्दा पाकिस्तान के साथ स्टेट टू स्टेट लेवल की जब टॉक्स होती है ना, इसमें उठाया नहीं गया। अभी भी जो टॉक्स हो रही हैं, आपने खुद देखा, दोहा के अंदर हुई है, अभी इस्तांबुल में हो रही है, देहरादून लैंड का मुद्दा ही नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, इसमें एक और बात है, अभी हमारे एयर मार्शल साहब ने बात की कि टीटीपी है, उनका एजेंडा है, उन्होंने अपना जो उनकी एक जो सो कॉल्ड शरिया है उन्होंने लागू करनी है। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि ना वो कोई स्टेट है, ना उनके पीछे अवाम है, वो एक आतंकवाद किस्म का संगठन है। वो तो अपनी जमीन पर भी नहीं खड़े हैं, तो क्या वो और क्या उनका सिस्टम, उसको तो हम बिल्कुल नहीं मानते। तालिबान को कह रहे हैं साहब आप? तालिबान की पॉलिसी को, गोली का जवाब तो गोली से दिया जाएगा जहां भी स्टेट की चैलेंज हो रही है। आप हुसैन साहब, तालिबान को आप अभी नहीं मानते? सरकार में जो चला रहे हैं उनको आप सरकार नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखिए, मैं डिफरेंशिएट करूं तो समझे, काबुल हुकूमत जो है, जहां पे मुल्ला अखवंद की हुकूमत है, हमने उसको इस तरह तस्लीम नहीं किया, लेकिन हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, उनकी हुकूमत है, ये सबको पता है, दिल्ली को पता है, इस्लामाबाद को पता है। लेकिन जो टीटीपी है, ये एक संगठन है आतंकवाद का, जो उनकी छत्र छाया में पल रहा है, और ये हम उनको 1400 बार बता चुके हैं आखिरी 4 सालों में। अभी भी जो टॉक्स हो रही हैं, जो आपने कहा ना कि एक राउंड हो गया, उसमें कुछ इस तरह निकला नहीं है, मैंने कहा अभी एक और राउंड है, इसमें मेन मुद्दा इसी पर ही बात हो रही है, और कोई चीज टेबल पे नहीं है। और यही वजह है, देखिए ना, अगर बात नहीं होगी तो आपने कहा कि हमारे जो डिफेंस के वजीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं फिर तो जंग होगी। तो जंग, वो क्या गलत कह रहे हैं? जंग का माहौल तो पहले इन्हीं टीटीपी वालों ने पहले मतलब जो है वो तैयार किया हुआ है। तो उसके बाद यही बात है, अब हम इंतजार नहीं कर सकते। और अभी संजीव जी ने बात की कि शायद जो है ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है। तो मैं समझता हूँ, देखें, टीटीपी जो है ना, अगर तो इसी स्पीड से चलता रहा अगले 4 साल कह लीजिए, 5 साल कह लीजिए, और इनको इस तरह से इमदाद मिलती रही, फिर तो शायद हम कह सके थ्रेट्स है। अभी इनकी वो हैसियत नहीं है कि ये हमारे लिए थ्रेट बन सके। वजह क्या है? वजह ये है कि ये हमारे केपीके के अवाम में, खासकर जो इलाके अफगानिस्तान से लगते हैं, वहां पर अवाम में घुल मिल गए हैं। इनको इस तरह से आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन टीटीपी प्लस तालिबान सरकार, ये दिक्कत है ना हुसैन साहब? क्या कह रहे हैं? टीटीपी प्लस तालिबान सरकार, ये दिक्कत हो जाएगी कि भाई तालिबान की जो फौज है और टीटीपी दोनों जॉइंट अगर आपके खिलाफ हो जाएं तो ज्यादा दिक्कत है। यही तो आप कारण बता रहे हैं, नहीं रीजन? मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि इस बात को समझिए कि जो इस टाइम काबुल हुकूमत है ना, वो हमसे ज्यादा प्रेशर में है। एक तो उनको मसला है कि अगर हमने टीटीपी के ऊपर से हाथ उठा लिया तो यहाँ पे जो दाइश का फैक्टर है, जो आईएस का फैक्टर है, वो हमें सांस लेने देगा नहीं, क्योंकि टीटीपी वाले उनसे मिल जाएंगे। दूसरा, आपने खुद ही कहा, ट्रंप जो है वो उनका जो बाग्राम का एयरबेस है वो उन्होंने टारगेट किया हुआ, ये अलग प्रेशर है। लेकिन वो उसमें आप मदद तो नहीं कर रहे, पाकिस्तान मदद तो नहीं कर रहा कि अमेरिका को बाग्राम मिल जाए। नहीं, आप देख सकते हैं, क्या हमारी तरफ से कोई स्टेट
लेवल के ऊपर कोई स्टेटमेंट मिली आपको? अभी ट्रम्प नहीं, के वो साथ हमारे ये जो स्टेटमेंट है, में क्यों आएगा? ये तो फिर कॉन्स्पिरेसी है ना। नहीं ऐसा आप अगर होगा तो मैं आपने आपको खुद अमेरिका की बताऊंगा। पहले भी मदद करी है, लंबे समय तक मदद करी है, तो अब आप आगे क्यों नहीं देखिए करेंगे? अमेरिका के सर अपने इंटरेस्ट हैं, वो अपने इंटरेस्ट को अफगानिस्तान के अंदर इस तरह देख रहा है, उसका हमसे फिलहाल कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं आखिरी बात ये करूंगा कि जो इस टाइम पीस का प्रोसेस चल रहा है, इसको सिर्फ हम नहीं देख रहे, हमारे साथ सऊदी अरब देख रहा है, कतर देख रहा है, तुर्की देख रहा है, ये सब कंट्रीज, चाइना देख रहा है, और सबका प्रेशर जो है वो मतलब टीटीए के ऊपर। और आखिरी बात, जो बात है ना कि अगर ये बात नहीं मानेंगे, टीटीपी किसी तरह हिमायत जारी रखेंगे, तो हमने तो इनके खिलाफ हथियार पहले उठाए हैं। फिर जो इनके अपने लोग हैं, इनके 40 लाख लोग जो हमारी जमीन पर पिछले 40 साल से उनकी तीसरी नस्ल जो यहाँ पर है ना, फिर ये उसको कबूल करें। हम अपनी सरहद खोलेंगे कि आप इनको संभालें, ये आपके लोग थे, फिर क्या इतना दबाव ये अफोर्ड कर लेंगे? ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, चलिए चलिए, इस पर तिवारी साहब आपका रिएक्शन, ये जो कह रहे हैं हर बात से सहमत हैं? हुसैन जी से पूछना चाहूंगा मैं, ये जो तालिबान पाकिस्तान जो बना 2007 में, उनको ज्यादा जानकारी बने, इसको बनाने में किसका ज्यादा हाथ है, पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान का? ये थोड़ा बाद में बताएंगे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये 1979 से के बाद किसी ने डुरन लाइन पर बात नहीं उठाई। इसका एक कारण मैं यही समझता हूँ कि जो सरकारें थी सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद, जो भी सरकारें थी बड़ी कमजोर थी और अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत नहीं कर पा रही थी, तो ये बाहर का मुद्दा क्यों उठाएगी, ये और परेशानी लेने का मोड क्यों ले रहा है? ये मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। अब जिस तरह के तालिबान ने अमेरिका को हटा के, तरीका कुछ भी रहा हो, लेकिन उसने अमेरिका को हटाने के लिए अपने हथकंडे लगाए और हटा दिया। तभी जैसा प्रतीत हो रहा है, मे बी हुसैन साहब मे नॉट एग्री कि भाई तालिबान सरकार अच्छी जगह पर बैठी हुई है, तालिबान नहीं कहेगा, अब इनको अफगानिस्तान की सरकार है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट एक अच्छी पोजीशन में बैठी हुई है, अब राष्ट्र को आगे ले आने की कोशिश कर रही है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो 1893 से डिबेटेड था, उसको तो उनको उठाना वाजिब है, बिकॉज इनकी पॉपुलेशन वहां पर है, इनकी पॉपुलेशन है, इनके लोग हैं। अब इनके लोग जो पाकिस्तान के अंदर आ गए थे, हुसैन साहब मानेंगे मेरी बात, उनको बहुत ज्यादा उनका शोषण हुआ है। अगर उनका ध्यान से रखा गया होता तो अपने आप को पाकिस्तान नागरिक के पिछले 70 साल में तो अपने आप को मान ही लिया होता उन्होंने, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से इनकी फौज डोमिनेटेड गवर्नमेंट जो है, इनकी मिलिट्री डोमिनेटेड जो गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उन लोगों को डील किया है, ये कहीं पर भी किसी को भी ये मतलब नहीं मान्य नहीं होगा, कोई इसी से प्रसन्न नहीं होगा कि किस तरीके से डील किया है। नहीं, बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान की ही है। तो ये जो है उनके ही लोग हैं, इनके लोग इधर भी हैं और उधर भी है। और जो खैबर पख्तूनख्वा का, इनकी जब मैं पत्रकार साहब को, हुसैन साहब के चीजों बताना चाहूंगा कि इसके उस एरिया के बहुत लोग पाकिस्तान आर्मी के अंदर हैं। कितने परसेंटेज में तो पढ़ रहा है, 14 की 15% है। तो पाकिस्तान आर्मी को भी उनसे डर के रहना पड़ेगा, बिकॉज जब इस सब की बात आ जाएगी तो आर्मी की उनकी लॉयल्टी किससे होगी? उनकी लॉयल्टी आर्मी से अवश्य होती है, अगर उनके जनरल ऊपर वाले करप्ट नहीं होते। उनके जनरल करप्ट, इसका एक जवाब ले लेते हैं। हाँ संजीव जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन एक क्विक जवाब मैं ले लेता हूं। हुसैन, एक आप बताइए, ये जो रिश्ते खराब किए हैं, दूसरा आके शोषण होता है कि नहीं होता है? अफगानी जो वहां पर बसे हैं, जो पाकिस्तान जो कहता है कि भाई हमारी सीमा है, वहां पर आके वो बसे हैं, शोषण होता है कि नहीं होता है? ये आप समझा दीजिए। और अगर होता है तो उसका भी कोई वाजिब कोई कारण है कि भाई क्यों ये सब किया जा रहा है? क्योंकि मैं देखता हूं कि अफगानी लोग पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहे खेल का मैदान हो या फिर कोई और मुद्दा हो। अफगानियों के अंदर इतनी नफरत क्यों भरी है पाकिस्तानियों के लिए? कुछ तो आपने किया होगा ना? देखिए बात ये कि हमसे एक गलती हुई है, ये बात तो मैंने इससे पहले भी कहा है कि हमने हमेशा माजी के अंदर अपने जो तमाम अंडे ना वो तालिबान की टोकरी में रखे हैं। ये गलती हुई हमसे, ये वाकई हम इस बात को तस्लीम करते हैं, क्योंकि अब हमें समझ आ गई है कि अफगानिस्तान तालिबान का नाम नहीं है। तालिबान एक सेक्ट है वहां पे जिसपे जो पख्तून लोग हैं वो बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पे जो ताजिक है वो भी एक हकीकत है, जो हजारा है वो भी एक हकीकत है, उज़्बेक है वो भी एक हकीकत है। तो अब यही वजह है कि हमने अपनी पॉलिसी चेंज की है। इनके जो मतलब एक जो है ग्रुप है इनके खिलाफ रहा है, नॉर्दर्न अलायंस, उनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो यही वजह है कि हमें इनको डील करना है अफगानिस्तान के तौर पे। और जो आपने कहा कि इनके दिलों में हमारे लिए नफरत है, यही है, तो ये सवाल उनको अपने आप से करना चाहिए कि 1979 के बाद जिस मुल्क ने इनके लिए अपने दरवाजे खोले,
रोजगार खोले, इनका इलाज करवाया, इनको तालीम दी, अपने मुल्क में बिजनेस दिया, उनके खिलाफ अगर इनकी ऐसी सोच है तो फिर आप इनकी फितरत का अंदाजा खुद लगा सकते चलिए हैं। ठीक है संजीव जी, अब आपका कमेंट कि भाई ये नफरत छोटी है या बड़ी है, और ये युद्ध की राह जो है ये आसान है या फिर इसमें कोई हल निकल आएगा आए बगाए? देखिए शिवम जी, आपने जो हुसैन साहब से जो प्रश्न किया था कि आखिर ये आपका ऑडियो थोड़ा सा, आवाज आपकी कम आ रही है संजीव जी, 1 मिनट। हाँ जी, अब ठीक, मैं अब ठीक। मेरी हाँ, जो आपने हुसैन साहब से शिवम जी जो प्रश्न किया था बहुत ही वाजिब है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान के प्रति इतनी नफरत क्यों है, इतना अविश्वास क्यों है। उसका जो कारण है वो बहुत स्पष्ट है कि आप अफगानिस्तान को जिस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं, उसे मानते हैं कि हम उसके साथ जैसा भी चाहेंगे वैसा कर लेंगे, वो हमारा स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है और ये जो अफगानिस्तान है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इस तरीके की जो सोच है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में, आपकी बात नहीं करता, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, वो जो सोच है जब तक रहेगी और जब तक अफगानिस्तान को और उसकी तालिबान की वर्तमान की सरकार को आप यथोचित सम्मान नहीं देंगे, तब तक ये इशू सुलझने वाला नहीं है। दूसरा, आपका ये जो डिनायल है कि डूरंड लाइन का तो इशू है ही नहीं, ये कभी इशू है ही नहीं, कोई भी उठाता ही नहीं है। अरे जो तिवारी सर ने अभी कहा कि पहले की जो सरकारें थी उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, संभव है कि वो एक बड़ा कारण है, मैं मानता हूं कि वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि उस तरह के विषयों को नेगोशिएट करें। लेकिन आज की जो तालिबान की सरकार है वो तो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है और वो देखिए हुसैन साहब, इस बात को आप मान लीजिए कि ये जो आप स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड अफगानिस्तान में आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब उल्टा हो गया है। तालिबान अब स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड पाकिस्तान में बनाना चाहता है, इस बात को आप समझ लीजिए। बिल्कुल, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा तिवारी साहब आपका, संजीव श्रीवास्तव जी आपका, और हुसैन जावेद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हर किसी ने अपनी बात को बड़े तरीके से रखा है, एनालिटिकल अंदाज में रखा है, ताकि मुद्दे को आप समझें, ना कि बहस करते रहें और मुद्दा ही फिसल जाए, कहाँ निकल जाए, डिबेट डीरेल हो जाए, ऐसा नहीं होने देते। चलिए इसी खबर के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।